हिंदी अध्याय 261 ज्ञान की फुहारें। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। निष्कर्षण की उन्नत सुनहरी धाराओं ने फर्श पर पड़ी पुस्तकों के छोटे से ढेर को घेर लिया, जिससे निष्कर्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये पहली बार था जब माइकल ने किसी किताब पर एक्सट्रैक्शन का प्रयोग किया था, इस उम्मीद में कि वह उसके अंदर छिपे ज्ञान को निकाल सके, और उसे यकीन नहीं था कि यह कितना कारगर होगा। उन्हें बहुत उम्मीदें थीं, खासकर एनहेंसमेंट के 5 स्टार में अपग्रेड होने के बाद, जिससे हर लागू परत का एनहेंसमेंट प्रभाव और भी मजबूत हो गया था। एक्सट्रैक्शन पर कई बार एनहेंसमेंट का उपयोग करने से एक्सट्रैक्शन की शक्ति में काफी वृद्धि हुई। 6 स्टार सोलर ट्रेड की सीमाएं बढ़ गईं, जिससे माइकल द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले नए कार्यों का पता चला। उसे पक्का पता नहीं था कि वह किताब से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया है या फिर यह संभव ही नहीं है। हालांकि माइकल को एक्सट्रैक्शन से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि आखिरकार इसने उसे कभी निराश नहीं किया था। पहले तो माइकल को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह लगभग उम्मीद ही छोड़ चुका था कि तभी उसने महसूस किया कि किताबों पर पूरे 1 मिनट तक एक्सट्रैक्शन का प्रयोग करने के बाद कुछ बदल गया है। उसने एक्सट्रैक्शन की सुनहरी धाराओं के बीच से एक चांदी की लकीर गुजरती हुई देखी। वह लकीर सुनहरी धारा से गुजरी और उसकी हथेली के रास्ते उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसके बाद सूचनाओं के अंश उसके दिमाग में प्रवेश करने लगे, जहां उन्हें तुरंत आत्मसात कर लिया गया और समझ लिया गया। मुझे अपने दिमाग में आने वाली जानकारी को समझने की भी जरूरत नहीं है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं समझी हुई जानकारी को तुरंत निकाल सकता हूं? माइकल ने खुद से बुदबुदाया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। उसकी खोज उम्मीद से कहीं बेहतर थी। माइकल को लगा था कि उसके दिमाग में प्रवेश करने वाली ज्ञान की किरणें स्मृति पिंडों से आने वाली किरणों के समान होंगी और उसे सब कुछ स्वयं ही आत्मसात करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में आने वाला ज्ञान उसी का हो। हालांकि यह बहुत अच्छा लग रहा था, माइकल को इसके नकारात्मक पहलू भी दिखाई दे रहे थे। यदि पुस्तकों में लिखी सामग्री गलत या भ्रामक है, तो मेरे दिमाग में गलत जानकारी बैठ जाएगी। गलत जानकारी को ढूंढना और उसे सही जानकारी से बदलना काफी मुश्किल होगा। माइकल ने निष्कर्ष निकाला। वह जानता था कि सरल विषयों के अध्ययन के संदर्भ में गलत जानकारी का प्रभाव उतना गंभीर नहीं होगा, लेकिन जब उसे इसे अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर लागू करना होगा तो ये काफी समस्याग्रस्त होगा। हर बात पर विश्वास मत करो। ज्ञान की फुहारें तुम्हारे दिमाग में जो जानकारी अंकित करती हैं, उस पर सवाल उठाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। माइकल ने अपने सामने रखी किताबों से ज्ञान की फुहारें निकालते हुए खुद से कहा। अब जब माइकल को ये समझ आ गया था कि ज्ञान की फुहारें प्राप्त करने के लिए उसे वास्तव में क्या निकालना है, तो उसने निष्कर्षण का ध्यान इन बिंदुओं पर केंद्रित कर दिया। उसने ठीक उन्हीं बिंदुओं पर निशाना साधा और अपने मन में प्रवेश करने वाली ज्ञान की फुहारों को तुरंत निकाल लिया। अगले 30 मिनटों में माइकल ने ड्रेकोनिया युग की बोली और लिखित भाषा सीख ली। इतना ज्ञान ग्रहण करना आसान नहीं था, लेकिन माइकल ने आधे घंटे में एक पूरी नई भाषा सीखने की चुनौती को बड़ी आसानी से पार कर लिया। अच्छा हुआ कि मैंने सीजुरियम मेंटा का अभ्यास दूसरे चरण तक कर लिया, नहीं तो मैं खून बहने से मर जाता। माइकल ने अपने सामने फैली किताबों पर एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल बंद करने से पहले व्यंग्य किया। उसने एक किताब उठाई तो देखा कि उसके पन्ने खाली थे। इसे तो विनाश ही माना जाएगा, है ना? मैंने किताबें नहीं चुराई, सिर्फ उनका विषय वस्तु चुराया है। माइकल ने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए लाइब्रेरियन से कहा। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी खून बहती नाक पोंछी और लाइब्रेरियन को घूरते हुए उसकी आंखें चमक उठी। तुमने अभी क्या किया? लाइब्रेरियन ने अपने चेहरे पर गहरी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। माइकल ने अभी जिस शक्ति का प्रयोग किया था, वह अत्यंत प्राचीन थी। लाइब्रेरियन ने अपने जीवनकाल में भी ऐसी शक्ति कभी नहीं देखी थी। सुनहरी धाराओं की उपस्थिति को छोड़ दे तो ये स्पष्ट था कि माइकल ने न केवल पुस्तकों की विषयवस्तु को मिटाने का प्रयास किया, बल्कि उन पुस्तकों को लिखने वाले लेखक की अंतर्दृष्टि को भी नष्ट कर दिया। मैंने ड्रेकोनिया युग की भाषा सीखी, माइकल ने द्वितीय युग से पहले इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में बोलते हुए खुलासा किया। भाषा पर उनकी पकड़ असाधारण नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे उनका उच्चारण, लेकिन लाइब्रेरियन उनकी बात को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। लाइब्रेरियन माइकल को हैरानी से देखता रहा और उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह कोई जवाब नहीं सोच पा रहा था। वह अपनी हैरानी छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लाइब्रेरियन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि माइकल भी हैरान था। अगर उसे पता होता कि कुछ सीखना इतना आसान है, तो वह सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी में मेमोरी लेन तकनीक में महारत हासिल करने में इतना समय क्यों बर्बाद करता।
ये तकनीक अब बिल्कुल बेकार थी, लेकिन फिर भी माइकल को सेमेस्टर के अंत तक तीसरे चरण तक पहुंचना ही था, अगर वह कोई खराब टिप्पणी नहीं चाहता था। यह विचार थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था। आखिर अगर उसे अपने बाकी कोर्सों की पाठ्यपुस्तकें मिल जाएं तो वह उन सभी विषयों की पढ़ाई कर सकता है। तकनीक और अंतरिक्ष यात्रा के इस युग में भौतिक पुस्तकें दुर्लभ थीं। लेकिन दुर्लभ होने के बावजूद वे मौजूद तो थीं ही, बस उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। सौभाग्य से माइकल के पास पढ़ाई से बचने के लिए ढेर सारी भौतिक पुस्तकें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। क्या अब आप वाकई उन सभी किताबों में लिखी बातें समझ सकते हैं? टियारा ने लाइब्रेरियन से भी ज्यादा हैरान होकर पूछा। उसे अचानक से पूरे शरीर में बिजली के करंट की तरह उत्तेजना का एक तेज झोंका महसूस हुआ। माइकल ने टियारा की ओर देखा और सिर हिलाया। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। वह टियारा के और करीब आया और अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया। टियारा चौंक गई। उसने अपनी सांस रोक ली और पीछे हटने ही वाली थी कि तभी उसे अपने मन में माइकल के विचार सुनाई दिए। मेरे विचारों पर ध्यान दो और खुद ड्रैकोनिया युग की भाषा सीखने की कोशिश करो, माइकल ने आदेश दिया और हमेशा की तरह पहली बार अपने माइंड रीडर सोलिट्रेट का इस्तेमाल किया। माइंड रीडर का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जाना चाहिए था। असल में इसका उद्देश्य लक्ष्य के मन को पढ़ना था। हालांकि माइकल माइंड रीडर का इस्तेमाल उल्टे तरीके से कर रहा था और टियारा के सामने अपने मन की सारी बातें उजागर कर रहा था। वह ड्रैकोनिया युग की भाषा के उस ज्ञान के बारे में सोचने लगा जो कुछ समय पहले ही उसके मन में आया था, जिससे टियारा को उन किताबों के अनुवादित संस्करण की एक झलक मिल गई जिन्हें उसने अभी अभी निकाला था। टियारा का दिमाग जानकारियों से भर गया था। वह लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ी और बिना कुछ बोले जमीन पर जा गिरी। वह बस हैरानी और गहरे सदमे से माइकल को देखती रह गई। ये कैसे संभव है? आपने क्या किया, गुरुजी? टियारा ने पूछा। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसके मन में कुछ जानकारी आ गई है। उसे अभी भी जानकारी को पूरी तरह से समझना और आत्मसात करना बाकी था, लेकिन टियारा को यकीन था कि वह माइकल द्वारा अभी अभी अपनाई गई रणनीति का उपयोग करके ड्रैकोनिया युग की भाषा सीख सकती है। मैंने माइंड रीडर सोलिट्रेट का उल्टा इस्तेमाल करके तुम्हें मेरा मन पढ़ने की अनुमति दी है। मैं अपने सभी समन्स के साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे हर किसी पर भरोसा नहीं है कि वे मेरे असुरक्षित मन में प्रवेश कर सकें, लेकिन हम किताबों की सामग्री की नकल कर सकते हैं और उसे खुद लिख सकते हैं। माइकल ने खुशी से कहा कि उसका मूर्खतापूर्ण विचार काम कर रहा था। दरअसल उन्हें माइंड रीडर के इतने उपयोगी होने की उम्मीद नहीं थी। माइंड रीडर को अपने वॉर रूम से जोड़ना उनके पछतावों में से एक था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। माइंड रीडर की उपयोगिता में जबरदस्त वृद्धि हुई क्योंकि इसने उन्हें दूसरी भाषा की किताबों से प्राप्त ज्ञान को अपनी इच्छानुसार किसी को भी भेजने की अनुमति दी। पुस्तकालय में फैली किताबों का अध्ययन करके माइकल का दिमाग उन्हें स्वाभाविक रूप से समझ लेता था और वह माइंड रीडर का उपयोग करके अनुवादित जानकारी को आगे भेज सकता था, जिसे बाद में कागज पर लिखकर सभी के पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता था। ये वाकई अद्भुत था। इस खोज के साथ ही माइकल लाइब्रेरियन की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में पहले से भी अधिक तीव्र चमक थी। क्या आप मुझे उत्पत्ति विस्तार से संबंधित पुस्तकें, प्रथम युग की सभी भाषाएं, ड्रैगन भाषा, उत्पत्ति भाषा, गहराई, अयस्क, रसायनज्ञों, जादूगरों, मार्शल आर्ट तकनीकों, श्वास तकनीकों, प्राचीन खंडहरों और शायद ऐसी हर चीज दिखा सकते हैं जो एक युवा और भोले मूर्ख के लिए उपयोगी हो, जो सोचता है कि वह शक्तिशाली है और उसे उत्पत्ति विस्तार पर विजय प्राप्त करनी चाहिए? माइकल ने अनुरोध किया। कुछ मिनट पहले इस्तेमाल किए गए शब्दों का प्रयोग करके लाइब्रेरियन को चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। लाइब्रेरियन कुछ कहने ही वाला था और माइकल को उपदेश देने ही वाला था, लेकिन उसने एक भी शब्द बोलने से पहले ही अपना मुंह बंद कर लिया। ये स्पष्ट था कि माइकल की प्रेरणा चरम पर थी और वह अत्यधिक उत्साह की अवस्था में था। उसका पूरा अस्तित्व आनंद से भरा हुआ था। वह लाक्सार्टिया के पुस्तकालय के ज्ञान को आत्मसात करने के लिए बेताब था। सामान्य परिस्थितियों में लाइब्रेरियन उस युवक को शांत रहने और धीरे धीरे कदम उठाने के लिए कहता, लेकिन युवा लॉर्ड ने जो किया था उसे देखने के बाद वह कुछ भी कहना नहीं चाहता था। माइकल को चेतावनी देने के बजाय लाइब्रेरियन ये देखना चाहता था कि उसकी सहनशीलता की सीमा कितनी है। क्या लॉर्ड रिफ्ट के बंद होने से पहले बचे हुए समय में वह सचमुच पूरी लाइब्रेरी का ज्ञान ग्रहण कर पाएगा, या उसका दिमाग जानकारी से अभिभूत हो जाएगा और अधिक जानकारी पचा नहीं पाएगा? क्या माइकल ज्ञान के इस अंबार से टूट जाएगा, या उसका मन और इच्छा शक्ति सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है? ऐसा लग रहा था मानो एक लंबा समय बीत गया हो,
और पहली बार लाइब्रेरियन को विल के लॉर्ड रिफ्ट में प्रवेश कर रहे युवाओं में से एक को देखकर आश्चर्य और थोड़ी सी दिलचस्पी महसूस हुई। लॉर्ड रिफ्ट में प्रवेश करने में सक्षम हर व्यक्ति में बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन लाइब्रेरियन ने केवल कुछ ही लोगों को देखा था जिनमें वास्तव में सभी बाधाओं को पार करके महानतम बनने की शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य इच्छा थी। हालांकि माइकल उन गिने चुने विलक्षण प्रतिभावान बच्चों से अलग था जिन्हें लाइब्रेरियन ने पहले देखा था। पहली नज़र में वह असाधारण नहीं लग रहा था। लाइब्रेरियन को यह भी पता चल गया था कि माइकल वसीयत से प्रभावित हुआ था। ये निश्चित रूप से वसीयत द्वारा दी गई कोई आशीष नहीं थी। इसके विपरीत उसके वंश में एक अभिशाप फैल गया था, जो सदियों पहले वसीयत द्वारा प्राप्त किए गए उसके सभी पूर्वजों में व्याप्त हो गया था। फिर भी उस युवक पर पड़े अभिशाप के बावजूद माइकल हार मानने को तैयार नहीं दिख रहा था। मुझे आश्चर्य है कि तुमने कितना कुछ सहा है और भविष्य में तुम्हारे सामने कौन कौन सी बाधाएं आने वाली हैं। लाइब्रेरियन ने माइकल को घूरते हुए सोचा। शुभकामनाएं शापितों के वंशज, आपका भविष्य मेरे भविष्य से कहीं अधिक उज्ज्वल हो। नोट: मुझे पता है कि आप में से कई लोग पहले से ही कुछ ऐसा ही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन माइकल को एक्सट्रैक्शन के एक और उपयोग के बारे में पता चला है। क्या आपको लगता है कि भौतिक पुस्तकों से ज्ञान के अंशों को निकालने की क्षमता अत्यधिक शक्तिशाली है, या ये शक्ति खतरनाक हो सकती है? माइकल को जल्द ही एहसास हो गया कि लाक्सार्टिया के पुस्तकालय में संग्रहित पुस्तकें उसके लिए, उसकी प्रजा के लिए और उसके क्षेत्र के लिए अत्यंत मूल्यवान थीं। वे केवल प्राचीन काल के साधारण उपन्यास नहीं थे, बल्कि उनमें उत्पत्ति विस्तार के बारे में विस्तृत जानकारी, खंडहरों पर छापा मारने से संबंधित मार्गदर्शिकाएं, ग्रैंडमास्टर कारीगरों को प्रशिक्षित करने के तरीके, मार्शल आर्ट तकनीकें, प्रशिक्षण तकनीकें, विभिन्न तकनीकों को मिलाकर एक श्रेष्ठ तकनीक बनाने के तरीके और बहुत कुछ शामिल थे। कुल मिलाकर माइकल उन किताबों में से कोई भी पीछे नहीं छोड़ सका। उसके अनुसार किताबों में संग्रहित असाधारण ज्ञान को लॉर्ड रिफ्ट में नहीं रहना चाहिए। इसे बाहर ले जाकर सही ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। यही कारण था कि सिर में दर्द होने के बावजूद भी माइकल ने ज्ञान की फुहारों को निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन का उपयोग करना कभी नहीं छोड़ा। एक समय ऐसा आया जब माइकल की दृष्टि धुंधली होने लगी, उसके पैर कमजोर पड़ गए और उसकी नाक, आंख, कान और मुंह से खून बहने लगा। सिरदर्द इतना तेज हो गया कि माइकल को लगा कि वह अगले ही पल बेहोश हो जाएगा। इसके बावजूद उसने एक्सट्रैक्शन का उपयोग करना कभी बंद नहीं किया, तब तक नहीं जब तक कि लॉर्ड रिफ्ट की उल्टी गिनती 1 घंटे से भी कम नहीं रह गई। उसका दिमाग ज्ञान से भरा हुआ था, जो उसके मन में गहराई से अंकित था, और उसे मतली महसूस हो रही थी। माइकल जब जमीन से उठा तो वह इधर उधर डगमगा रहा था, उसके पैर हवा में पत्तों की तरह कांप रहे थे। अगले ही पल माइकल को उल्टी होने लगी। टियारा और मास्क सेबर माइकल के पास आकर खड़े हो गए और उसे दिलासा देते हुए उसकी पीठ थपथपाने लगे। वे चिंता से उसे देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उसकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं। एक औषधि के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, औषधि का असर होने से पहले ही तुम उसे उल्टी कर दोगे। टियारा ने माइकल को घूरते हुए बुदबुदाते हुए कहा, उसके होंठ आपस में दबे हुए थे। तुम्हें इतना लालची क्यों होना पड़ा? यह तो बस थोड़ी सी जानकारी है। लॉर्ड रिफ्ट अभी तक बंद नहीं हुआ है, लेकिन तुमने खुद को सबके लिए एक आसान निशाना बना लिया है। एक पल के लिए टियारा गुस्से में पागल हो गई। वह माइकल को मास्टर कहना भी भूल गई और उसे घूर घूर कर देख रही थी। माइकल के लालच ने उसे बेहद मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। वह असुरक्षित था और लॉर्ड रिफ्ट में मौजूद किसी भी लॉर्ड और मॉन्स्टर के लिए आसान निशाना था। ज्यादा चिंता मत करो, ज्यादा लॉर्ड्स बचे नहीं होंगे, और लगता है कि मॉन्स्टर्स भी इस वीरान कस्बे से दूर ही रहते हैं, मास्क सेबर ने टियारा को आश्वस्त करते हुए कहा, हालांकि उसकी आवाज थोड़ी ठंडी थी। टियारा ने मास्क सेबर के मुखौटे के पीछे गुस्से की एक झलक देखने की कल्पना की, लेकिन उसे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। माइकल को खुद को असुरक्षित स्थिति में डालने जैसे खतरनाक काम के लिए फटकार लगाने में वह बिल्कुल गलत नहीं थी। हमें बस उसकी रक्षा करनी है क्योंकि उसने अपने लोगों और क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मास्क सेबर ने बोलना जारी रखा, या आपको लगता है कि माइकल ने ये सब अपने लिए किया? क्या आपको सच में लगता है कि वह इतना लालची था क्योंकि उसने सिर्फ अपने फायदे पर ध्यान दिया? ऐसा लगता है कि लॉर्ड रिफ्ट में प्रवेश करने के बाद आप ज़ेंटिका साम्राज्य के बारे में भूल गए हैं। जैसे जैसे टियारा नकाबपोश सेबर की बातें सुनती गई, उसे यकीन होता गया कि उसके बारे में नकाबपोश सेबर की राय धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। ऐसा लग रहा था मानो नकाबपोश सेबर टियारा से इसलिए नाराज था क्योंकि उसने माइकल को तब उपदेश दिया था जब उसने जानबूझकर अपने लोगों और क्षेत्र के लिए अधिक ज्ञान इकट्ठा करने के लिए अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाला था।
हालांकि टियारा ने कुछ नहीं कहा। उसे जंगल अभियान के खिलाफ हुए युद्ध और 13 पैलाडिन्स के खिलाफ लड़ाई के अंत की याद आ गई। टियारा उस समय माइकल के दर्द से भी भलीभांति परिचित थी। युद्ध के बाद यह भी स्पष्ट था कि माइकल अपने आप से बहुत परेशान था। उसे 13 पैलाडिन्स को मारने के लिए कैस्पेल्स का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिससे एंटेम जंगल के बाहरी क्षेत्र का अधिकांश भाग नष्ट हो गया था और लगभग उसका अपना इलाका भी तबाह हो गया था। लॉर्ड रिफ्ट शायद जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था जिसे माइकल अनदेखा नहीं कर सकता था। उसे इसका पूरा फायदा उठाना था, जितना हो सके उतना हासिल करना था, भले ही इसके लिए उसे कष्ट सहना पड़े। ठीक है, हम अपने स्वामी की रक्षा करेंगे। टियारा ने धीरे से बुदबुदाते हुए माइकल का दाहिना हाथ अपने कंधों पर रखकर उसे सहारा दिया। मास्क्ड सेबर ने माइकल के बाएं हिस्से के साथ भी ऐसा ही किया और उसे उठने में मदद की। लाइब्रेरियन की मौजूदगी में लाक्सार्टिया का पुस्तकालय सबसे सुरक्षित प्रतीत होता था। हालांकि ऐसा नहीं लगता था कि माइकल पुस्तकालय में रुकना चाहता था। जादुई लोहारखाना, वह कमजोर स्वर में बुदबुदाया जबकि उसके सातों छिद्रों से खून लगातार रिसता रहा। हालांकि माइकल ने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था, फिर भी वह जादुई लोहारखाने को खोना नहीं चाहता था। अगर वह उसे अपने साथ ले जा पाता तो उसके क्षेत्र के शोधकर्ता उस जादुई संरचना का गहन विश्लेषण कर सकते थे। अगर वे लंबे समय तक शोध करते तो शायद वे जादुई लोहारखाने द्वारा हथियार बनाने की सटीक तकनीक का पता भी लगा पाते। संभावना कम थी, लेकिन अगर वे जादुई लोहारखाने द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अनूठी तकनीक का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर पाते तो माइकल का भूमिगत लोहारखाना भी उसके समन्स के लिए कलाकृतियों जैसे शस्त्र बनाने में सक्षम हो जाता। अगर ऐसा सचमुच संभव होता तो माइकल की सेना भेस बदले खूंखार भेड़ियों में बदल जाती। ये सोच ही माइकल को बाहर निकलने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए काफी थी। अगले 15 मिनट आराम कर लीजिए। लाइब्रेरी वैसे भी इसके बाद बंद हो जाएगी। उसके बाद आपको खुद ही सब कुछ संभालना होगा, लाइब्रेरियन ने शांत भाव से कहा। जब से माइकल ने लेक्सार्टिया पुस्तकालय के ज्ञान के अंशों को लालच से ग्रहण करना शुरू किया था, तब से वह चुप था और अब जाकर बोला है। और मेरा यकीन मानिए, आपको इन 15 मिनट के आराम की बहुत जरूरत है। अगर आप सचमुच ड्रेका के अवशेष को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको अपनी प्राचीन शक्ति को उससे कहीं ज्यादा बढ़ाना होगा जितना आपने ज्ञान की फुहारें प्राप्त करने के लिए किया था, लाइब्रेरियन ने माइकल के इरादे को पूरी तरह समझते हुए कहा। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, मानो वह पुस्तकालय की छत के आर पार देख सकता हो, और अपना सिर हिलाया। चूंकि आपने मेरी उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए मैं आपको एक आखिरी सलाह भी देना चाहता हूं। आपने मुझे गलत साबित कर दिया, इसलिए ये सुनिश्चित करें कि मुझे ये बताने का पछतावा न हो, या तो ड्रेका का अवशेष इकट्ठा करने के बाद अंत तक छिपे रहें, या अपनी जान बचाकर भागें, इस उम्मीद में कि वह आपको पकड़ न सके, लाइब्रेरियन ने कहा, जिससे तीनों का ध्यान एक साथ उसकी ओर गया। लाइब्रेरियन ने एक रहस्यमयी चेतावनी दी और चुप हो गया। उसने और कुछ नहीं कहा। हालांकि उसके द्वारा भेजी गई जानकारी के अंश और लाइब्रेरियन की आवाज का गंभीर लहजा ये बताने के लिए काफी थे कि कुछ बड़ा घटित हुआ है। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? टियारा ने पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके विपरीत लाइब्रेरियन ने मुंह फेर लिया और अगले 15 मिनट के लिए गायब हो गया। इन 15 मिनटों में माइकल ने खुद को कई तरह की औषधियां पीने के लिए मजबूर किया। उसने आसपास की मूल ऊर्जा को सोखने के लिए एक्सट्रैक्शन का भी इस्तेमाल किया। इस समय एक्सट्रैक्शन का उपयोग करना खुद को मानसिक यातना देने जैसा था, लेकिन लाइब्रेरियन के सुझावों को देखते हुए माइकल को लगा कि ड्रेका के अवशेष को निकालने के लिए उसे अपनी संग्रहित मूल ऊर्जा की एक एक बूंद की आवश्यकता होगी। माइकल ने 15 मिनट में अपनी स्थिति सुधारने की पूरी कोशिश की, लेकिन ज्ञान के अंशों को निकालने और पचाने में उसने जो समय लगाया था, उसकी तुलना में यह समय बहुत कम था। फिर भी पहले कई लॉर्ड्स से प्राप्त की गई उच्च गुणवत्ता वाली औषधियों के कारण उसकी हालत में काफी सुधार हुआ। जेंटिका साम्राज्य के प्रत्येक लॉर्ड को 2 विशेष औषधियां दी गई थीं, जो संभवतः आपात स्थिति में उनकी स्थिति में सुधार लाने का साधन थीं। सौभाग्य से वे अपनी अनूठी औषधियों का उपयोग नहीं कर पाए थे, जिससे माइकल के लिए अपने सिर से खून बहना रोकने और तेज सिरदर्द का इलाज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधि बची थी। लाइब्रेरियन के लौटने पर उसकी दृष्टि भी थोड़ी बेहतर हो गई थी। अब आपके जाने का समय हो गया है, लाइब्रेरियन ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बस इतना ही कहा। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया और दरवाजे की ओर मुड़ गया। वह जाने के लिए पहला कदम उठाने ही वाला था कि वह लाइब्रेरियन की ओर मुड़ गया। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका मार्गदर्शन बहुत उपयोगी रहा। मैं आपके द्वारा किए गए इस काम को कभी नहीं भूलूंगा, माइकल ने लाइब्रेरियन से मिलकर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। लाइब्रेरियन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं थी। माइकल बस लाइब्रेरियन को ये बताना चाहता था कि उसकी मदद की सराहना की गई और वह उसका आभारी है। इसके बाद माइकल और उसके अधीनस्थ पुस्तकालय से बाहर निकले, जहां उनका स्वागत भीषण गर्मी और चमकदार लाल रंग की छटाओं ने किया, जिसने आसपास की हर चीज को लाल कर दिया था जहां भी उन्होंने देखा। यहां तक कि आकाश भी चमकदार लाल रंग में डूबा हुआ था, जिसने लॉर्ड रिफ्ट पर एक रहस्यमय वातावरण बना दिया था। फिर भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने वाली ठंडक महसूस करने के बजाय माइकल, टियारा और मास्क सेबर केवल उस झुलसा देने वाली गर्मी को महसूस कर सकते थे जो लॉर्ड रिफ्ट के हर इंच में व्याप्त थी। लेक्सार्टिया पुस्तकालय के बाहर का तापमान आसानी से 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया, जिससे माइकल और अन्य लोगों को खुद को ठंडा रखने के लिए अपने शरीर को मूल ऊर्जा की एक पतली परत से ढकना पड़ा। आखिर हुआ क्या? माइकल पूछने ही वाला था कि तभी पर्वत श्रृंखला से एक जोरदार विस्फोट हुआ और उसकी बात अधूरी रह गई। विस्फोट के बाद तापमान एक बार फिर बढ़ गया। हालांकि उनमें से कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे सका। उनका पूरा ध्यान उस विशालकाय जीव पर केंद्रित हो गया जो हवा में उड़ता हुआ एक भयानक दहाड़ मार रहा था, जिससे उनके शरीर के हर एक बाल खड़े हो गए। वे भय से स्तब्ध रह गए और केवल उस जीव को देखते रह गए जो अपने मुख से धधकती हुई गर्म लपटें उगल रहा था। पुस्तकालय के अंदर से लाइब्रेरियन माइकल और अन्य लोगों को देखती रही, जो अपनी जगह पर जमे खड़े थे। मुझे उम्मीद है कि वे जिंदा बच निकलेंगे। रिफ्ट का पूरा वातावरण बदल गया था। कुछ भी पहले जैसा नहीं दिख रहा था। क्षितिज के सामने पर्वत श्रृंखला विशाल रूप से खड़ी थी, लेकिन अब वह शांति का प्रतीक नहीं लग रही थी। इसके विपरीत कभी बादलों से ढकी रहने वाली उसकी चोटी अब राख और धुएं के काले आवरण में नहीं थी। पिघले हुए लावा की नदियां भयावह और प्रचंड तीव्रता के साथ उसकी ढलानों से बह रही थीं। लॉर्ड रिफ्ट की पूरी हवा में सल्फर की गंध फैली हुई थी और धरती पर्वत श्रृंखला के प्रचंड विस्फोट की गूंज से कांप रही थी। माइकल को कम से कम ऐसा ही महसूस हो रहा था जब वह उस पर्वत श्रृंखला को घूर रहा था जो एक ज्वालामुखी निकला, जिसमें कुछ समय पहले ही विस्फोट हुआ था। लेकिन भले ही फटा हुआ ज्वालामुखी और पिघले हुए लावा की धाराएं पहले से ही भयावह थीं, और लॉर्ड रिफ्ट के बंद होने तक अंतिम समय में लॉर्ड्स का इंतजार कर रहे बुरे शगुन थे, लेकिन लाल आकाश के विशाल विस्तार में उड़ने वाला प्राणी कहीं अधिक भयानक था। उस प्राणी के शरीर पर खून जैसे भयानक शल्क थे जो सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे, और उसके विशाल पंख थे जो मानो पूरे आकाश में फैले हुए प्रतीत हो रहे थे। उसकी आंखें पिघले हुए सोने के तालाबों की तरह थीं, जो बुद्धिमत्ता, ज्ञान और क्रोध से चमक रही थीं, जिससे माइकल को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई क्योंकि उसके सिरों ने लॉर्ड रिफ्ट का सर्वेक्षण किया था। वह प्राणी एक पौराणिक जीव था, एक राक्षसी अस्तित्व जिसकी शक्ल लाल पपड़ी वाली छिपकली जैसी थी, जिसके विशाल पंख थे, सिर से निकले हुए बड़े सींग थे, एक सर्प जैसी गर्दन थी जो खूबसूरती से हिलती थी, और एक राजसी उपस्थिति थी जो श्रद्धा का पात्र थी, भय और प्रशंसा की भावना पैदा करती थी। वह एक अजगर था जो सहजता और सुंदरता के साथ आकाश में उड़ रहा था। धत्तेरे की, क्या ये वही चीज थी जिसका जिक्र लाइब्रेरियन ने पहले किया था? टियारा ने होश में आने पर धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। उसने सहज रूप से अपनी रूपांतरण आत्मा की शक्ति को सक्रिय कर लिया था, जिससे उसके पूरे शरीर पर चांदी जैसे बाल उगाए थे। टियारा की जंगली प्रवृत्ति ने अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि सिल्वारेन रूपांतरण के बाद भी टियारा सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। इसके विपरीत उसके शरीर के हर हिस्से में व्याप्त भय और भी तीव्र हो गया था। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे जीवित रहने के लिए यथासंभव दूर भागने को कहा, लेकिन हिलने डुलने के बजाय उसकी निगाहें माइकल पर टिक गईं। उसने अपनी हथेलियों में अपने पंजे गड़ाकर उस राक्षस के बढ़ते डर को दबाने की कोशिश की। टियारा के विपरीत मास्क सेबर ने भागने के बारे में सोचा तक नहीं। वह माइकल के पास ही रुका रहा और धैर्यपूर्वक ये देखने का इंतजार करता रहा कि माइकल आगे क्या करने वाला है। हालांकि माइकल असमंजस में आसमान की ओर देख रहा था, ये सोच रहा था कि अपनी टीम को क्या आदेश दे। लाल अजगर को देखकर उसका पहले से ही दर्द से व्याकुल दिमाग और भी बुरी तरह से बिगड़ गया। किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन था, खासकर तब जब उन्होंने लाल अजगर को घने जंगल में गोता लगाते हुए देखा जहां से वह प्रचंड लपटें छोड़ रहा था। लाल ड्रैगन की ज्वाला ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को राख में बदल दिया। ड्रैगन की सांस ने जिन प्राणियों को जलाकर राख कर दिया, उनके अवशेष तक नहीं छोड़े। हड्डियां, मांस और अंग, सब कुछ चूर चूर हो गया।
लाल ड्रैगन की शक्ति को देखकर माइकल के मन में सबसे पहला विचार भागने का आया। लेकिन वे भागकर कहाँ जाते? क्या भागने के लिए कोई जगह थी? अगर लाल ड्रैगन ने उन्हें उस छोटे से मैदान में भागते हुए देख लिया तो क्या वे उससे बच पाएंगे? माइकल को पूरा यकीन था कि अगर वे बेतहाशा जंगल में भागते रहे तो लाल अजगर उन्हें ढूंढ लेगा। इसलिए भागने की बजाय छिपना कहीं बेहतर था। लाल ड्रैगन ने अभी तक उस सुनसान कस्बे तक अपना रास्ता नहीं बनाया था, जिससे तीनों को छिपने की जगह ढूंढने से पहले लोहार की दुकान तक पहुंचने का एक सही मौका मिल गया। माइकल ने अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद दौड़ने की हिम्मत जुटाई। वे देखते ही देखते लोहारखाने पहुंच गए और माइकल और मास्क सेबर दोनों झट से अंदर चले गए। वहीं टियारा को बाहर ही लाल ड्रैगन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया गया। आखिरकार अगर लाल ड्रैगन अपना निशाना बदलकर उस वीरान कस्बे पर आ जाए तो उन्हें तैयार रहना ही था। ड्रेका के अवशेष तक पहुंचकर माइकल ने अभी अभी गड़ी गई तलवार उठा ली। उसे तुरंत एहसास हुआ कि तलवार शक्तिशाली है और इसमें दूसरे दर्जे की कलाकृति के समान प्रभाव है। यह असाधारण था और इसने माइकल को क्षण भर के लिए अपनी चिंताओं को भुला दिया। दुर्भाग्यवश लाल ड्रैगन शांत नहीं था। उसने जोर से दहाड़ मारी जिससे माइकल होश में आ गया। क्या मुझे ड्रेका के अवशेष को पीछे छोड़ देना चाहिए ताकि यह मेरे लिए अनावश्यक बोझ न बन जाए? लेकिन क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? अगर लाल ड्रैगन हमें ढूंढ लेता है तो हम हर हाल में मर जाएंगे। माइकल चाहे जिस नजरिए से देखे, लाल ड्रैगन की उपस्थिति अनछुए जंगल के पौराणिक सर्प के समान थी। लाल ड्रैगन निश्चित रूप से द्वितीय श्रेणी का पौराणिक जीव नहीं था। अगर होता भी तो माइकल को लाल ड्रैगन को मारने का आत्मविश्वास नहीं होता। संभवतः अगर वह उसके शल्कों तक पहुंच भी पाता तो भी उसके लिए उन पर एक हल्की सी खरोंच भी लगाना असंभव होता। लाल ड्रैगन के सामने कमजोर और शक्तिहीन महसूस करने का मतलब था कि वह उसे किसी न किसी तरह मार ही डालेगा। बस अवशेष ले लो, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, मास्क सेबर ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा और फिर जोड़ा। माइकल ने मास्क सेबर की ओर देखा और मास्क सेबर के अगले शब्दों पर उसने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अगर कुछ हो भी जाए तो भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बच जाओ। माइकल समझ गया था कि मास्क सेबर पूरी तरह से गंभीर था। वह माइकल की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इससे माइकल को ड्रेका के अवशेष जादुई लोहारखाने को निशाना बनाने से पहले निष्कर्षण पर संवर्धन की 3 परतें लागू करने के लिए प्रोत्साहन मिला। लेकिन उसी समय माइकल को एक पूर्वाभास हुआ। उसे महसूस हुआ कि मास्क सेबर के बोलने के तरीके में कुछ गड़बड़ है। यह एक जानी पहचानी सी अनुभूति थी जो मास्क सेबर के सामान्य बोलने के तरीके से थोड़ी अलग थी। लेकिन इससे पहले कि माइकल कुछ पूछ पाता, उसका ध्यान एक चौंकाने वाली बात पर गया। उसे थोड़ी हैरानी हुई कि एक्सट्रैक्शन ड्रेका के अवशेष को निकालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। इससे माइकल को निष्कर्षण में संवर्धन की और परतें जोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह पहले से ही ड्रेका के अवशेष को निकालने के लिए निष्कर्षण के सबसे शक्तिशाली रूप का उपयोग कर रहा था, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं लग रहा था। परिणामस्वरूप संवर्धन की परतें दर परतें जोड़ी गईं, जब तक कि निष्कर्षण के प्रतीक पर संवर्धन की कुल 7 परतें नहीं लग गईं। यह माइकल द्वारा अब तक किसी एक वस्तु या सोलिट्रेट पर लागू किए गए संवर्धनों की सबसे अधिक संख्या थी और ऊर्जा की खपत और प्रभाव दोनों ही शानदार थे। माइकल की मूल ऊर्जा तेजी से समाप्त हो गई, लेकिन एक्सट्रैक्शन केवल ड्रेका के अवशेष को ही निकाल पाया, जब तक कि एनहेंसमेंट की 7 परतों ने 6 स्टार एक्सट्रैक्शन सोलिट्रेट को मजबूत नहीं कर दिया। उसने ड्रेका के अवशेष को एक ही बार में निकाल लिया और उसे अपने युद्ध प्रतीक के भंडार में रख दिया। अवशेष के भंडार में रखे जाने तक माइकल ने संवर्धन और निष्कर्षण का उपयोग करना बंद कर दिया था। फिर भी उसे अचानक थकान और असहनीय सिरदर्द के दोबारा उभरने की उम्मीद नहीं थी। उसके रोमछिद्रों से फिर खून बहने लगा और उसके आसपास की दुनिया एक पल के लिए अंधेरी हो गई। माइकल के पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। तुमने हद से ज्यादा मेहनत की, लेकिन तुमने कर दिखाया। तुम वाकई भगवान हो जिन्हें लॉर्ड रिफ्ट से सबसे ज्यादा फायदा हुआ। शाबाश, मास्क सेबर ने उसे थम्स अप देते हुए कहा। इसके जवाब में माइकल ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने दोबारा उठने की कोशिश की और मास्क सेबर और टियारा के साथ किसी सुरक्षित जगह पर छिपने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी मास्क सेबर ने उसके कंधे पर प्यार से थपथपाया। चिंता मत करो, हम यहाँ भी उतने ही सुरक्षित हैं जितने इस वीरान कस्बे में बाकी सब जगह। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम बस थोड़ी देर आराम कर लो, उसने तसल्ली भरे लहजे में कहा।
मास्क सेबर के आखिरी शब्द सुनते ही माइकल के शरीर में जमा तनाव मुक्त हो गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और अगले ही पल वह बेहोश हो गया। मास्क सेबर ने माइकल की ओर देखा और उसके होठों से एक गहरी आह निकली। ये सोचकर हैरानी होती है कि तुम अपने क्षेत्र की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे। तुम सचमुच अपने क्षेत्र को ज़ेंटिका साम्राज्य के हाथों खोना नहीं चाहते, है ना? उसने सोते हुए माइकल को काफी देर तक घूरते हुए पूछा। आखिर किस बात से तुम इतनी ताकत के लिए संघर्ष करते हो? ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम थोड़ा कम काम करो तो बिना इतने तनाव के तुम आराम से जी सको और एक अच्छी जिंदगी जी सको। उसने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए सिर के पीछे खुजलाते हुए धीरे से कहा। लेकिन मुझे लगता है कि ताकत हासिल करने और अपने पूर्वजों के बारे में और अधिक जानने की चाहत हमारे परिवार के हर सदस्य की होती है। दुख की बात यह है कि इस चाहत के कारण हम कभी कभी असलियत से भटक जाते हैं। मास्क सेबर ने आह भरी और हल्के से सिर हिलाते हुए अपने कपड़ों की ओर देखा, जो लॉर्ड रिफ्ट के लगातार बढ़ते तापमान के कारण धीरे धीरे क्षीण हो रहे थे। उद्धरण चिन्ह ... जब तक हम जीवित हैं, जीवन का भरपूर आनंद लें। मास्क सेबर ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाया और अपने मास्क को छुआ, जिस पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें बनने के संकेत दिखाई दे रहे थे। रा एंड अल्फा सन ओमाइक्रॉन वी एप्सिलॉन एल सी ओमाइक्रॉन एम, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम यहां से जिंदा निकल जाओ। आखिरकार तुम मेरे जीवन में सबसे अनमोल हो। ड्रैगन आ रहा है। होश में आने पर माइकल ने सबसे पहले यही शब्द सुने। उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण फट जाएगा। फिर भी माइकल जमीन पर पड़े रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने भगवान के प्रवेश टिकट के सुनहरे अंश पर ध्यान केंद्रित किया, तभी उसे पता चला कि भगवान की दरार कुछ ही मिनटों में बंद हो जाएगी। वे इतनी दूर आ चुके थे, अब उन्हें बस कुछ और मिनटों तक जीवित रहना था। टियारा, इधर आओ, माइकल ने कई ऊर्जा और उपचार औषधियां पीने से पहले कमजोर स्वर में कहा। उसका शरीर तो ठीक था, लेकिन उसका दिमाग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, और माइकल केवल यही आशा कर सकता था कि उपचार औषधि यह सुनिश्चित करेगी कि जो कुछ वह करने वाला था, उसके बाद उसके मस्तिष्क को कोई स्थायी क्षति न पहुंचे। थोड़ा आराम करने के बाद माइकल की ऊर्जा पूरी तरह भर गई थी। औषधियों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा को मिलाकर माइकल मूल ऊर्जा से लबालब भरा हुआ था। यह उसके नीचे की जमीन पर एक्सट्रैक्शन का उपयोग करने के लिए पर्याप्त था। टियारा चिंता से भरी हुई लोहार की दुकान में आई। लॉर्ड रिफ्ट में बिताए समय के दौरान उसने कभी इतना असहज महसूस नहीं किया था। एक अनहोनी का आभास हवा में व्याप्त था और चिंता उसे सता रही थी। भले ही लाल ड्रैगन उन्हें न ढूंढ पाए, लेकिन ड्रैगन की सांस लोहार की दुकान तक पहुंच सकती है और उनकी नजर में आने वाली हर चीज को जला सकती है, शायद उन्हें भी। हालांकि माइकल के शांत चेहरे को देखकर टियारा पर अद्भुत प्रभाव पड़ा और वह लगभग तुरंत ही शांत हो गई। उसने माइकल के हाथ के इशारे का अनुसरण किया और उसके करीब आ गई। माइकल ने उसे और करीब खींच लिया और फिर उसने मास्क सेबर के साथ भी ऐसा ही किया। अगले ही पल माइकल के चारों ओर आधे मीटर के दायरे में फैली जमीन अचानक गायब हो गई। माइकल की आंखें बंद थीं, उसका पूरा ध्यान उनके नीचे की जमीन को खोदने पर केंद्रित था। अगर लाल ड्रैगन अपनी अग्निश्वास से लोहार खाने को जला भी दे, तो भी माइकल और बाकी लोगों की मौत इतनी आसानी से नहीं होगी। अग्निश्वास उन तक पहुंच सकती है, लेकिन आग उन्हें सीधे जलाकर राख नहीं कर देगी। उन्हें बस भीषण गर्मी सहन करनी होगी, जिसका सामना करना तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसान होगा। माइकल ने कभी नहीं सोचा था कि यह आसान होगा, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि लोहार खाने से निकलकर इधर उधर भागने से बेहतर है कि नीचे की ओर गड्ढा खोदा जाए। कम से कम लाल ड्रैगन उन्हें अंत तक नहीं देख पाएगा। माइकल के होश में आने के 1 मिनट से भी कम समय में माइकल और बाकी लोगों ने देखा कि उनके छोटे से गड्ढे में भीषण गर्मी फैल गई है। लोहार खाना अभी तक जला नहीं था, लेकिन ड्रैगन की दहाड़ पहले से कुछ ज्यादा करीब सुनाई दे रही थी। ये स्पष्ट था कि लाल ड्रैगन ने वीरान कस्बे में तबाही मचाना शुरू कर दिया था। भीषण गर्मी से माइकल बहुत परेशान हो गया। उसने अपने होंठ को जोर से काट लिया, जिससे खून बहने लगा, लेकिन उसने दर्द सहन किया ताकि वह सचेत रह सके और एक्सट्रैक्शन की तीव्रता बढ़ा सके। उसने एक्सट्रैक्शन की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और फिर सब कुछ तेज करने के लिए एनहेंसमेंट की एक परत जोड़ दी। वे पहले से कहीं अधिक तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगे, जिससे उनके और सतह के बीच एक विशाल खाई बन गई। हालांकि इसका नकारात्मक पहलू ये था कि माइकल की मूल ऊर्जा तेजी से समाप्त हो गई। उसने आसपास से मूल ऊर्जा निकालने की कोशिश की, लेकिन सिरदर्द के कारण वह कई बार निष्कर्षण का उपयोग नहीं कर पाया।
माइकल बड़ी मुश्किल से ही ध्यान केंद्रित कर पा रहा था कि कहीं वह वहीं गिर न पड़े। इसी बीच टियारा हर कुछ सेकंड में औषधियां निकालती रही। उसने जल्दी से ढक्कन हटाए और माइकल को पिला दी, जो मानो किसी समाधि जैसी अवस्था में चला गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह बेहोश होने की स्थिति में भी उनके नीचे की जमीन खोदना जारी रखेगा। लेकिन माइकल के अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद रेड ड्रैगन की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। टियारा और मास्क सेबर ने ही सबसे पहले इस बात को महसूस किया था जब ये सब शुरू हुआ था। अजगर ने एक भयानक दहाड़ लगाई, जिसके बाद भय और निराशा की एक चीख सुनाई दी। अगले ही पल धधकती लपटों के एक विशाल सागर ने लोहारखाने और उसके आसपास की हर चीज को जलाकर राख कर दिया और उस चीख के स्रोत को हमेशा के लिए मिटा दिया। शुरुआत में मास्क सेबर और टियारा को लगा कि वे भयंकर लपटों से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन लपटों की गर्मी से हवा फैल गई, जिससे उसका घनत्व कम हो गया। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत ठंडी और घनी हवा को नीचे खींच लेगा, जिससे गर्म हवा विस्थापित हो जाएगी और परिणामस्वरूप लपटें ऊपर की ओर उठेगी। हालांकि जिन ज्वालाओं की वे बात कर रहे थे वे किसी भी तरह से सामान्य नहीं थीं। ये ज्वालाएं एक असली ड्रैगन की शक्ति का स्रोत थीं, एक पौराणिक प्राणी जो अपनी भयानक अग्निश्वास के लिए सबसे अधिक भयभीत था। किसी को ठीक से पता नहीं था कि किस बात ने या किसने लाल अजगर को इतना क्रोधित किया, लेकिन ये स्पष्ट था कि अजगर सचमुच क्रोधित था। लाल अजगर के लिए अपनी नज़र में सब कुछ नष्ट करने के लिए कुछ बड़ा घटित होना ही चाहिए था। वह बिना किसी कारण के अपने भोजन के स्रोत और आसपास की हर चीज को जला नहीं देगा। लेकिन अगर कोई वजह होती भी तो माइकल, मास्क सेबर या टियारा को इसकी परवाह नहीं होती। वे बस जीवित रहना चाहते थे और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दुर्भाग्यवश लाल ड्रैगन की सांस ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। ऊपर की ओर जाने के बजाय ड्रैगन की ज्वाला हर जगह फैल गई। जब तक उसके रास्ते में मूल ऊर्जा का कोई अंश रह जाता वह उसे भस्म कर देती। वे बेहद तेज और घातक थे, और जैसे ही वे सतह से फैलना शुरू हुए उन्होंने गड्ढे के अंदर का तापमान कई डिग्री तक बढ़ा दिया। मास्क सेबर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी चांदी जैसी ऊर्जा को उनके सिर के ऊपर एक ढाल की तरह फैला दिया, जिससे चांदी जैसी ऊर्जा की एक पूरी तरह से सुरक्षित छत बन गई। चूंकि लाल ड्रैगन की ज्वालाएं उन पर लक्षित नहीं थीं, इसलिए मास्क सेबर को पूरा विश्वास था कि चांदी जैसी ऊर्जा की यह छत उन सभी की रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। मास्क सेबर का वह अनुमान वास्तव में सही था, लेकिन एक बात उसने ध्यान में नहीं रखी थी, ड्रैगन की ज्वालाएं मूल ऊर्जा से निर्मित रचनाओं को जलाकर राख कर देती हैं। जैसे ही धधकती ड्रैगन ज्वालाएं चांदी की ऊर्जा सीमा तक पहुंची, नकाबपोश सेबर को एहसास हुआ कि लॉर्ड रिफ्ट के बंद होने तक उनकी मूल ऊर्जा उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, जिससे वे सभी बाहर गिर जाएंगे। नकाबपोश सेबर का एकमात्र फायदा ये था कि माइकल उन्हें और गहराई में जमीन के नीचे खींचता रहा। सतह से उनकी दूरी बढ़ती गई, जिससे उन तक पहुंचने वाली ड्रैगन ज्वालाओं की तीव्रता कम होती गई। इस तरह मास्क सेबर अपनी ऊर्जा खपत को थोड़ा नियंत्रित कर सकता था। उसने राहत की एक गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि उसकी चांदी जैसी ऊर्जा की सीमा शायद उन्हें एक और मिनट तक सुरक्षित रखने के लिए काफी होगी। अगले 60 सेकंड बीतते बीतते सब कुछ खत्म हो जाएगा। वे अपने सारे लूटे हुए सामान के साथ अनछुए जंगल में लौटेंगे, खुशी खुशी अपना इलाका बढ़ाएंगे और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही मास्क सेबर ने एक और सांस ली, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने अपने शरीर की एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं की। लाल ड्रैगन ने जमीन में बने गड्ढे को देख लिया था और वह अपनी सुनहरी आंखों से सीधे मास्क सेबर को घूर रहा था, जिनमें एक दुष्ट चमक थी। लानत है! मास्क सेबर की आवाज अभी गड्ढे की तलहटी तक मुश्किल से ही पहुंची थी कि लाल ड्रैगन ने अपना सिर उठाकर अपनी लपटों को सीधे गड्ढे में डाल दिया। शेष 45 सेकंड थे। मास्क सेबर ने जोर से गाली दी। माइकल अपनी सम्मोहन जैसी अवस्था से बाहर आ गया। वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर किसी भी क्षण फट जाएगा, लेकिन फिर भी वह अपना सिर ऊपर उठाकर देख पा रहा था। भले ही वह हिल डुल न पाता, माइकल किसी भी तरह से खुद को हिलाने के लिए मजबूर कर लेता। अब सुस्ती दिखाने का समय नहीं था। माइकल की नजरें लाल ड्रैगन की धधकती लपटों से भर गईं जो गड्ढे में नीचे की ओर गिर रही थीं। उसने मास्क सेबर और टियारा पर एक पल के लिए नजर डाली और फिर उनके नीचे जमीन पर एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने ऊपर की ओर सुनहरी रोशनी की एक किरण छोड़ी। जैसे ही माइकल ने अपना निशाना बदला, उसकी आंखों, नाक, कान और मुंह से खून बहने लगा। लेकिन अभी माइकल के सामने यही सबसे छोटी समस्या थी।
माइकल द्वारा छोड़ी गई उसकी सुनहरी किरण ड्रैगन की ज्वालाओं से 1/4 सेकंड बाद ही टकरा गई। उसने अजगर की ज्वालाओं से मूल ऊर्जा निकालने की कोशिश की, ये जानते हुए कि अगर वह आसपास की ऑक्सीजन को खत्म कर दे तो ये पौराणिक ज्वालाएं तुरंत नहीं बुझेंगी। यह एक हताशा भरा प्रयास था, लेकिन उसने प्रार्थना की कि यह सफल हो जाए। हालांकि अजगर की ज्वालाओं की मूल ऊर्जा निकालने में सक्षम होने के बजाय माइकल ने स्तब्ध होकर देखा कि उसके द्वारा निकाली गई सुनहरी धाराएं अजगर की ज्वालाओं में समा गईं। एक्सट्रैक्शन पर माइकल के अधिकार होने के बाद पहली बार उसे एक्सट्रैक्शन की शक्ति के नष्ट होने का सामना करना पड़ा। ये कल्पना करना असंभव नहीं था, क्योंकि ड्रैगन की सांस से पौराणिक ज्वालाएं निकलती थीं, लेकिन इस तरह की समस्या का सामना करते हुए एक्सट्रैक्शन की बेकारता को स्वीकार करना माइकल के लिए मुश्किल था। ड्रैगन की ज्वालाएं तेजी से नीचे की ओर बढ़ती रहीं। कुछ ही देर में वे पूरी तरह से सीलबंद चांदी की ऊर्जा छत से टकरा गईं। नकाबपोश सेबर ने चांदी की ऊर्जा छत में लगातार ऊर्जा प्रवाहित की, जिससे वह इतनी मजबूत हो गई कि ड्रैगन की ज्वालाओं के पहले प्रहार को रोक सके। ज्वालाओं को रोकने में सक्षम होने के बावजूद चांदी की ऊर्जा की छत तेजी से जलकर राख हो गई। उसी समय नकाबपोश कृपाण ने खून थूका। ड्रैगन की ज्वालाओं का प्रभाव उम्मीद से कहीं अधिक तीव्र रहा होगा। मास्क सेबर की पूरी तरह से सीलबंद चांदी की ऊर्जा की छत टूट गई। ड्रैगन की ज्वालाओं की प्रचंड गर्मी चांदी की ऊर्जा की छत से गुजरी और गड्ढे के निचले हिस्से को भर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो शायद माइकल को अपने दिल में निराशा का इतना गहरा जकड़न महसूस न होता। हालांकि माइकल ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि मास्क सेबर के कपड़े में आग लगने लगी। ऐसा लग रहा था मानो मास्क सेबर के मुखौटे से सारी नमी निकल गई हो, जिसके कारण उसकी सतह पर दरारें पड़ गई थीं। मास्क सेबर के साथ जो होने वाला था उसे देखकर उसके पूरे शरीर में भय की लहर दौड़ गई। ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करने के बाद पहली बार उसे मृत्यु पहले से कहीं अधिक निकट प्रतीत हुई। वह उनके ऊपर हवा में मंडरा रही थी और ऐसा लग रहा था मानो ग्रिम रीडर की आत्मा निकालने वाली दरांती उनकी गर्दन पर कसकर रखी हो। पहली बार थोड़ी हताशा महसूस करते हुए माइकल ने सहज प्रतिक्रिया दी। उसने एक्सट्रैक्शन पर एनहेंसमेंट की 7 परतें लगाईं और फिर ऊपर की ओर एक और सुनहरी किरण छोड़ी। सुनहरी किरण पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। इसने ड्रैगन की ज्वालाओं को चीरते हुए एक प्राचीन शक्ति और उन पौराणिक ज्वालाओं के बीच भयंकर युद्ध की शुरुआत की, जिन्हें सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहिए था। माइकल की स्वर्णिम ऊर्जा निष्कर्षण किरण ने ड्रैगन ज्वालाओं के भीतर मौजूद मूल ऊर्जा को भस्म करना शुरू कर दिया, जबकि ड्रैगन ज्वालाओं ने स्वर्णिम किरण को नष्ट कर दिया, जिससे उसमें मौजूद मूल ऊर्जा भी समाप्त हो गई जिसका उपयोग इसे बनाने में किया गया था। हालांकि माइकल ने ड्रैगन की ज्वालाओं से अभी अभी प्राप्त की गई ऊर्जा का उपयोग करते हुए 7 परतों वाली उन्नत स्वर्ण ऊर्जा किरण को छोड़ना जारी रखा। स्वर्ण किरण ने तुरंत आग पकड़ ली और धीरे धीरे जलती हुई अंततः नष्ट हो गई। लेकिन माइकल को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। इस समय वह किसी पौराणिक प्राणी से भयंकर युद्ध नहीं करना चाहता था। वह बस इतना चाहता था कि लॉर्ड रिफ्ट के बंद होने तक समय बीत जाए। एक बार जब वे लॉर्ड रिफ्ट से बाहर निकल जाते तो माइकल मास्क सेबर को कई कंबलों से ढक देता ताकि कोई उसे देख न सके। आखिरकार उसकी जिंदगी से जुड़ी ऐसी स्थिति थी कि कोई उसकी त्वचा भी नहीं देख सकता था, चेहरा देखना तो दूर की बात है। फिर भी माइकल अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अकेले ही ड्रैगन की ज्वालाओं को नहीं रोक सका। वह तो केवल निम्न स्तर का द्वितीय श्रेणी का लॉर्ड था। उसकी सोल ट्रेड शक्तिशाली हो सकती थी, खासकर कई स्तरों के 50% संवर्धन के बाद, लेकिन वह पौराणिक प्राणी न केवल उससे कई स्तर ऊपर था, बल्कि उसकी पौराणिक ज्वालाएं भी कमजोर नहीं थीं। माइकल केवल उनकी ताकत को कम कर सकता था और उन्नत निष्कर्षण का उपयोग जारी रखने के लिए कुछ मूल ऊर्जा को निकाल सकता था, जबकि भीषण गर्मी माइकल टियारा और मास्क सेबर के आसपास की सारी नमी को सोखती जा रही थी। इस समय गड्ढे का तापमान आसानी से 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था। यहां तक कि ऊर्जा की परतें भी उन्हें भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली लपटों से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। उन्हें अत्यधिक पसीना आ रहा था, उनकी सांसें तेज हो रही थीं और उनके शरीर की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। भीषण गर्मी के कारण उनका बेहोश हो जाना तय था। अगर वे दूसरे स्तर पर नहीं होते तो वे अब तक मर चुके होते। हालांकि स्थिति और भी बदतर होती चली गई। तापमान पहले से ही असहनीय था और वे एक गड्ढे में फंसे हुए थे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि मास्क सेबर के कपड़ों में आग लग गई थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए।
उन्हें सभी तत्वों के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए था, लेकिन ड्रैगन की ज्वालाओं की एक छोटी सी चिंगारी चांदी की ऊर्जा की छत को भेदकर धीरे धीरे मास्क सेबर की ओर बढ़ने लगी और उसके सारे कपड़े धीरे धीरे जलने लगे। माइकल ने दांत पीसते हुए लॉर्ड रिफ्ट की उल्टी गिनती पर एक सरसरी नजर डाली। उल्टी गिनती में 10 सेकंड से भी कम समय बचा था, जो उनके पास बचे समय से कहीं अधिक था। माइकल की मूल ऊर्जा भंडार समाप्त हो गई थी, और किनारे से टियारा का समर्थन भी नगण्य या नगण्य ही रहा। वह मास्क सेबर और माइकल को औषधि पिलाकर ऊर्जा देने की कोशिश कर रही थी ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रख सकें। आखिरकार टियारा के पास ऐसी कोई शक्ति या गुण नहीं था जिससे वो शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन की ज्वाला को बुझा सके या कमजोर कर सके। यह उसकी विशेषज्ञता नहीं थी और इस बात से वह खेद और क्रोध से भर गई थी। उसने अपने जीवन में कभी इतना बेकार महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब उनका घर छीन लिया गया था और उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा था। उस समय टियारा पश्चाताप, शर्मिंदगी और अपमान से भरी हुई थी। फिर भी वह जानती थी कि वह अपने लोगों की मदद करने और उनकी रक्षा करने के लिए कुछ कर सकती है। दुख से बाहर निकलने का एक रास्ता था और एक ऐसा कार्य था जिसे केवल वही पूरा कर सकती थी। लेकिन अब क्या? इस समय टियारा कुछ नहीं कर सकती थी। वह मास्क सेबर की मदद भी नहीं कर सकी, जो अपने जलते कपड़ों और टूटते मास्क की चिंता करने के बजाय उनकी रक्षा के लिए चांदी की ऊर्जा की छत पर ही ध्यान केंद्रित करता रहा। गड्ढे के तल पर तापमान तेजी से बढ़ने लगा। माइकल की स्वर्णिम ऊर्जा किरण अजगर की धधकती लपटों में समा गई और अंततः घातक पौराणिक लपटों का पूरा प्रभाव नकाबपोश कृपान की चांदी की ऊर्जा छत पर टूट पड़ा। मास्क सेबर का इतने लंबे समय तक चांदी की ऊर्जा की सीमा को बनाए रखना अपने आप में एक चमत्कार था। फिर भी पौराणिक ज्वालाओं के उस पर गिरने के बाद भी वह सीमा पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुई। आग की कुछ और चिंगारियां गड्ढे की तलहटी तक पहुंची, लेकिन वे उन भीषण लपटों की ताकत के सामने अतुलनीय थी जो अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। अजीब बात यह है कि जब माइकल चांदी की ऊर्जा वाली छत को घूर रहा था, तो उसका ध्यान कहीं और भटक गया और उसके भाई द्वारा बहुत पहले कही गई कोई बात उसके दिमाग में फिर से ताज़ा हो गई। हो सकता है कि आप अभी मेरी बात न समझें, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपकी सारी शक्ति भी खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसीलिए कुछ लोग ऐसी निश्चित तकनीकों का अभ्यास करते हैं जो आपकी जीवन शक्ति को मूल ऊर्जा के स्थान पर उपयोग करके आपकी क्षमता से अधिक शक्ति प्राप्त करती है। इस तरह आप अपने जीवन का उपयोग किसी अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हराने या किसी ऐसे व्यक्ति को भयानक हमले से बचाने के लिए कर सकते हैं जिसे आप अन्यथा कभी नहीं रोक सकते। ये जीवन परिवर्तन तकनीकें खतरनाक हैं और मुझे आशा है कि आप इन्हें कभी नहीं सीखेंगे। उस समय माइकल अपने भाई की बात नहीं समझ पाया था। उसे लाइफ रिवर्सल तकनीक का इस्तेमाल करना मूर्खतापूर्ण लगा और उसने यही बात अपने भाई से कही। इतनी बेवकूफ़ी कौन करेगा ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने की? उसका भाई मुस्कुराते हुए माइकल के सिर पर थपथपा रहा था और उसके होठों पर एक जीवंत मुस्कान थी। मुझे उम्मीद है कि आपको कभी इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, कुछ लोग अपने प्रियजन को मरते देखने के बजाय खुद को कुर्बान करना पसंद करते हैं। राप डी अल्फा एस नोवेल सियोमाइक्रोन एम कल की घटना को याद करते हुए माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। वह क्षण भर के लिए अपने भीतर व्याप्त हताशा को भूल गया और मास्क सेबर की ओर देखा। अब सब कुछ समझ में आने लगा था। चांदी जैसी ऊर्जा, मास्क सेबर से बात करते समय उसे महसूस होने वाली परिचितता, उसकी जानी पहचानी युद्ध शैली, वफादारी का सच्चा बंधन, सब कुछ समझ में आने लगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मास्क सेबर भला कैसे हो सकता है? डैनी, माइकल ने कमजोर आवाज में कहा। इस समय नकाबपोश सेबर के कपड़े जल रहे थे और उसका मुखौटा टूटकर राख हो गया क्योंकि पौराणिक ज्वालाओं ने सब कुछ भस्म कर दिया। तुम्हें बहुत देर लग गई, छोटे मूर्ख, एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी, जिससे माइकल के गाल पर एक आंसू की बूंद बह गई। मास्क सेबर के कपड़े अब तार तार हो चुके थे और उसका मुखौटा टूटकर राख हो गया। जैसे ही पौराणिक ज्वालाओं ने उसे निगल लिया, उसके सामने उसके भाई का चेहरा प्रकट हो गया। अगले ही पल माइकल के सामने सब कुछ अजगर की ज्वालाओं में समा गया।